नमस्कार, मैं हूं अंजलि ईस्टवाल। प्रॉपर्टी इंडिया में आपका स्वागत है। रियल एस्टेट में निवेश करना हो या अपने सपनों का घर खरीदना हो, प्रॉपर्टी इंडिया आपकी मदद करता है सटीक और भरोसेमंद राय के साथ। और इसमें हमारा सहयोग देते हैं हमारे नॉलेज पार्टनर लाइसेंस फोरस, और हमारे साथ है नैमुनिसा खान, हेड रिसर्च एंड कंसल्टेंसी साउथ। नैमुनिसा, स्टूडियो में आपका स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि हम दर्शकों के सवालों के जवाब दें, एक नजर डाल लेते हैं कि आज शो में क्या क्या है खास। बिल्डिंग प्लान में खामियों के चलते यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 17 प्रोजेक्ट्स किए रद्द। क्यों नहीं लागू हो सकी दिल्ली में लैंड पूलिंग नीति? रिहाइश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर? पाइए अपने सवालों के जवाब। बेंगलुरु में एक बार फिर बेलंदूर झील से निकले जहरीले झाग ने किया लोगों का जीना मुश्किल। तो शो शुरू करने से पहले एक बड़ी खबर। एनसीआर में यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 6 बिल्डरों के 17 प्रोजेक्ट्स को रद्द करने का फैसला किया है। अथॉरिटी का कहना है कि एक ग्राहक की शिकायत की पड़ताल के दौरान पाया गया कि इन प्रोजेक्ट्स का लेआउट तो अप्रूव था, पर बिल्डिंग प्लान का अप्रूवल नहीं था। रद्द हुए प्रोजेक्ट्स में 11 जेपी समूह के हैं, जबकि बाकी 6 दूसरे बिल्डरों के हैं। दरअसल बिल्डिंग प्लान अप्रूवल से पहले इससे संबंधित सभी आपत्तियों को बिल्डरों को निवारण करना होता है। बिल्डरों को 2014-16 के दौरान ऐसा करना जरूरी था, लेकिन जब इन्होंने किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं दिया तो अथॉरिटी ने मामले की जांच की और पता चला कि 17 प्रोजेक्ट्स का प्लान अप्रूव नहीं है, लिहाजा इनको रद्द कर दिया गया है। हमारी संवाददाता ओनितम ने जब इस बारे में यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ से बात की तो उन्होंने बताया कि अथॉरिटी ने ये सुनिश्चित करने का फैसला किया है कि ग्राहकों को उनके मकान जल्द से जल्द दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए बिल्डरों को अपना प्लान फिर से पास करवाना पड़ेगा। इस बीच प्रोजेक्ट रद्द होने की खबर के बाद ग्राहक परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए, जो जेपी के अभी न्यूज़ आया कि अलॉटमेंट कैंसिल किया गया, उससे एकदम से पैनिक तो क्रिएट हो गया मार्केट में, लोगों में। जो लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में जिन्होंने यहाँ पे यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे चीज़ें खरीद रखी हैं, प्लॉट्स लिए हैं, किसी ने घर खरीदा है, किसी ने कमर्शियल प्लॉट्स लिए, पैनिक तो डेफिनेटली क्रिएट हुआ। लेकिन अथॉरिटी में बात करने के बाद समझ में चीज़ें आ रही हैं कि SEZ का लैंड अलॉटमेंट कैंसिलेशन हुआ, ना कि कोई ग्रुप हाउसिंग का। इम्पैक्ट जब तक अथॉरिटी नहीं क्लियर करेगी, मेरे ख्याल से अथॉरिटी को ये चीज़ क्लियर शब्दों में बोलनी पड़ेगी कि कौन कौन से प्रोजेक्ट, या अगर ये 17 प्रोजेक्ट्स के नाम ले रहे हैं तो वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर क्लैरिटी अथॉरिटी को देनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अननेसेसरी सेंटिमेंट्स मार्केट के ख़राब होंगे, लोगों के ख़राब होंगे। लोग आने वाले टाइम में इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार ही सोचेंगे। अभी हमारे पास कुछ लोगों ने RTI एप्लीकेशन डाली थी और जिन्होंने कहा कि सेक्टर 22 भी यमुना एक्सप्रेस वे पे उन्होंने जेपी के साथ कुछ फ्लैट बुक कराए हैं, और लेकिन वहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। तो ये जानना चाह रहे थे कि जो ये सेक्टर 22 भी है उसका लेआउट पास है कि नहीं, उसका बिल्डिंग प्लान पास है कि नहीं। तो उस फाइल को जब देखा गया तो ये पाया गया कि उनका लेआउट तो पास है, लेकिन बिल्डिंग प्लान पास नहीं है। और बिल्डिंग प्लान पे कुछ ऑब्जेक्शंस थे जो कि 2014 में ही दिए गए थे और समय से उनको 90 दिन में पूरे करने थे, और उन्होंने उसको नहीं पूरा किया। तो उस हिसाब से ये अपने आप ये बिल्डिंग प्लान कैंसिल हो जाना चाहिए था। तो मैंने उस बिल्डिंग प्लान को कैंसिल कर दिया और उसके साथ जो फीस जमा थी उसको भी हमने जब्त कर लिया। फिर मैंने ये भी आदेश किया कि ऐसे और भी कितने बिल्डिंग प्लान हैं जिसमें लोगों ने बिल्डिंग प्लान के लिए अप्रूवल डाला और उन पर आपत्तियाँ दी गई, लेकिन उन्होंने आज तक अपने बिल्डिंग प्लान को अप्रूव कराने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया और ना ही कोई आपत्तियों का निराकरण किया। तो ऐसे 17 कुल टोटल प्रोजेक्ट हमारे सामने आए। हमने सभी 17 केसेज में बिल्डिंग प्लान निरस्त कर दिया और उसमें सभी की फ़ीस फॉरफिट कर ली। अब इनको नए सिरे से बिल्डिंग प्लान सबमिट करना पड़ेगा, नई फीस देनी पड़ेगी, और जब भी देंगे तो इसके साथ हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वो इसके साथ एफिडेविट दें कि कितने बायर्स को उन्होंने आगे बुक किया है, कितने को बेचा है, उनकी लिस्ट क्या है, और जितने को पहले बेचा और जितनी बुकिंग ली है उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हम फेज वाइज बिल्डिंग प्लान पास करेंगे, जिससे कि पहले वो कमिटमेंट पूरा हो और जो टाइमलाइन है वो पूरी हो। उसके साथ अगर कोई पेनाल्टी की देता है तो वो मिल जाए, और जब वो प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे वो हिस्सा उस फेज में, तो उसके बाद ही उनको आगे का बिल्डिंग प्लान सेक्शन करेंगे, जिससे कि वो आगे तभी बेच सके। नहीं तो एक साथ कई बार आप कई प्रोजेक्ट एक साथ चलाते हैं, एक ही प्रोजेक्ट में आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बेच देते हैं और कंस्ट्रक्शन आप एक फेज में एक कोने में करते रहते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट सफ़र होता है। तो चलिए अब रुक करते हैं हमारे कॉलर्स का। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं प्रखर गुप्ता। प्रखर, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? हाय मैडम,
Basically, I'm a resident of Gurgaon and I'm planning to buy a property here only. So I'm looking for a 3-4 BHK. My budget is around 1 to 1.5 crore. So can you tell me some good options? तो नेमुन 1 से 1.5 करोड़ तक का बजट है इनका, उसमें गुड़गांव में सबसे पहले तो इलाका चुनिए आप। गुड़गांव के आसपास अगर आप देखें तो आई थिंक गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का जो इलाका है वो इनके लिए परफेक्ट रहेगा। अगर आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन को भी देखें तो ये एक अफोर्डेबल सेगमेंट कह सकते हैं कंपेयर टू जो गोल्फ कोर्स मेन रोड है। और अगर हम देखें तो जिस रफ्तार से ये कॉरिडोर बढ़ रहा है तो मेरे हिसाब से कुछ ही सालों में ये एक मैच्योर मार्केट की तरह डेवलप होगा। काफ़ी बड़े बड़े नाम भी इस मार्केट में मौजूद हैं, जैसे टाटा हाउसिंग, महिंद्रा, MRMGF, इनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स इस एरिया में आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये इलाका आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ की एवरेज प्राइस भी देखिए 11,000 रुपये पर स्क्वायर फुट के करीब है। इन्वेंट्री ओवरहैंग भी फिलहाल 28 मंथ्स का है। तो अगर आप देखें तो एनुअलाइज रिटर्न्स इसके रिलेशन में ये -1.4% पे रहे हैं पिछले कुछ सालों में, लेकिन क्योंकि अभी सप्लाई थोड़ी लिमिटेड सप्लाई आ रही है यहाँ पे, हमें उम्मीद है कि कुछ सालों में ये एक अपवर्ड कर्व डेफिनेटली दिखेगा ये इलाका। चलिए रही प्रोजेक्ट्स की बात, अगर आप चाहें तो आप 3 BHK ले सकते हैं इस एरिया में इस वेटेड एवरेज प्राइस पर। 4 BHK शायद थोड़ा मुश्किल हो। हमने आपके लिए जो प्रोजेक्ट्स चूज़ किए हैं उनके नाम है स्काई यॉन जो सेक्टर 60 में पड़ता है। फिर एक और एक प्रोजेक्ट है हेरिटेज 1 जो सेक्टर 62 में पड़ता है। ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, रीसेल मार्केट में आपको ये मिल जाएगा। और इसके अलावा पार्क व्यू स्पा नेक्स्ट, ये जो प्रोजेक्ट सेक्टर 67 में पड़ता है, ये भी एक डिसेंट प्रोजेक्ट है, बेस्टेक ग्रुप का प्रोजेक्ट है। और जैसे आप चाहते थे ये तीनों भी प्रोजेक्ट्स एक रेडी टू मूव इन स्टेज में हैं और जाने माने बिल्डर्स से हैं और प्रीमियम एमिनिटीज़ भी आपको इन सारे प्रोजेक्ट्स में मिल जाएंगी। तो चलिए एक बार नज़र डाल लेते हैं कि यहाँ पर कीमत आपको क्या चुकानी पड़ेगी और क्या साइज़ आपको मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं स्काईऑन की जो आईडियो की तरफ से है। यहाँ कीमत है 7,300 रुपये पर स्क्वायर फुट और जो यूनिट साइज़ आपको 3 BHK के लिए मिल रहा है वो है 2045 स्क्वायर फुट का। जो दूसरा ऑप्शन हम आपके लिए लेके आए हैं वो है हेरिटेज 1 और यहाँ पर कीमत है 7,200 रुपये पर स्क्वायर फुट और यूनिट साइज 3 BHK का अगर आप लेते हैं तो आपको मिलता है 1,996 स्क्वायर फुट का। और जो तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है वो है पार्क व्यू स्पा नेक्स्ट और यहाँ पर कीमत है 7,500 रुपये पर स्क्वायर फुट की और यूनिट साइज आपको 3 BHK में 1790 स्क्वायर फुट का मिल रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं जो हमें ईमेल के जरिए मिला है। और यू महेश लिखते हैं कि उनका बजट 60 लाख का है और वो 2 या 3 BHK फ्लैट खरीदना चाहते हैं। इलाका उन्होंने सेक्टर 137 नोएडा का पसंद किया है। आपसे जानना चाहते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स उन्होंने देखे हैं जैसे पारस टिएरा, सुपरटेक का इको सिटी, अजनारा डैफोडिल्स, लॉजिक्स ब्लॉसम काउंटी। तो इन्होंने काफ़ी कुछ देखा है लेकिन कंफ्यूज्ड हैं। तो सबसे पहली कंफ्यूजन जो आप दूर कीजिए वो इलाके की है कि क्या ये सही, और फिर उसके बाद इन्हें सजेशंस दीजिए। जी बिल्कुल, आई थिंक महेश आपने इलाका तो बढ़िया चूज़ किया है। यहाँ की एवरेज प्राइस भी 5,400 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट है, तो काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे आपके बजट में इस इलाके में। और अगर आप इलाके को देखें तो देखिए कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेट्रो का काम भी काफ़ी ज़ोर शोरों में चल रहा है और IT पार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद है इस एरिया में। मतलब जैसे अद्वंत IT पार्क, यूनिटेक हो गया, टेक जोन SEZ जो कि NSL का IT पार्क है, वो भी काफ़ी करीबी फासले पे है इस सेक्टर से। तो मेरे हिसाब से हम आपके इलाके को डेफिनेटली गो हेड देते हैं। और अगर आपको यहाँ के आंकड़े बता दें तो जो अप्रिसिएशन देखा है इस एरिया में करीबन 2% पे रहा है पिछले 2 सालों में। और अगर आप NCR मार्केट को देखें, ओवरऑल मार्केट को, तो एक पॉजिटिव अप्रिसिएशन एक काफ़ी अच्छा साइन है एक मार्केट का। तो मेरे हिसाब से आप डेफिनेटली इसी इलाके के साथ जाइए। और आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने आपके जो चारों प्रोजेक्ट्स आपने चूज़ किए थे उसे रैंक कर दिया है। खैर
सारे ही प्रोजेक्ट्स आपने चूज़ किए हैं एक्चुअली सेम इलाके में पड़ते हैं, सबके सब सेक्टर 137 में है, तो लोकेशनल एडवांटेज तो सबका सेम ही है। पर फिर भी हमने पारस टियारा जो प्रोजेक्ट है इसे रैंक 1 दिया है क्योंकि ये एक लार्जर कम्युनिटी का प्रोजेक्ट है और इसके एमिनिटीज़ भी आपको जो मिलेंगी वो कम्युनिटी के हिसाब से ज़्यादा मिलेंगी, तो इसे हम रैंक 1 देंगे। और जो अंजना डैफोडिल का प्रोजेक्ट है आई थिंक ये रैंक 2 रहेगा। इसकी ऑक्यूपेंसी लेवल काफ़ी अच्छी है और अगर आप इसकी मेंटेनेंस और जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें तो वो भी बहुत अच्छी है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। और जो थर्ड रैंक हमने दिया है वो है इको सिटी के लिए। ऑल्दो इको सिटी में कुछ टावर्स जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये भी एक कंपेरेबल ऑप्शन है, आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। और आपका जो आखिरी ऑप्शन था लॉजिक्स ब्लॉसम कंट्री, इसे हमने रैंक 4 दिया है और इसका कारण यह है कि लोकेशन तो सेम ही है लेकिन और ये कंप्लीट भी है प्रोजेक्ट, पर इसका जो लेआउट है वो थोड़ा सा कंजेस्टेड है, तो अगर आप बाकी चारों के मुकाबले में देखो तो इसे हम 4th रैंक देंगे। तो आई थिंक हमने आपके प्रॉब्लम का सलूशन दे दिया हो इस आंसर के द्वारा। बिल्कुल, ठप्पा सभी पर लगा दिया गया और उसके अलावा रैंकिंग भी आपको दे दी गई है। खैर, हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि अगर वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या उनके जहन में कोई भी सवाल है तो हमें ईमेल कर सकते हैं हमारे प्रॉपर्टी आईडी पर property@ndtv.com पर। और याद रहे कि अपना नाम और नंबर हमें ज़रूर भेजिएगा ताकि हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर सके और आप खुद अपना सवाल यहाँ पर पूछ सकें। दिल्ली में 2 साल पहले जब लैंड पूलिंग पॉलिसी का ऐलान किया गया तो ऐसा लगा कि दिल्ली की रिहाइश और इंफ्रास्ट्रक्चर की हर दिक्कत को हल करने के लिए जैसे कोई जादुई छड़ी मिल गई हो। दरअसल लैंड पूलिंग के तहत जमीन मालिकों को अपनी जमीन जोड़कर दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए को देनी है। इसके बाद डीडीए इस जमीन पर सड़क, सूएज, पार्क आदि बुनियादी सुविधाएं देकर उसका विकास करने के बाद 48 से 60% जमीन वापस मालिकों को देगा। उम्मीद है कि इसके जरिए करीब 62,000 एकड़ जमीन विकास के लिए खुल जाएगी, खासकर द्वारका, नरेला और उत्तरी दिल्ली के कुछ इलाकों में। अब सरकार को उम्मीद है कि जमीन पर आने वाले 10 से 15 सालों में 20 लाख मकान बन पाएंगे, लेकिन शहरी विकास मंत्रालय की हरी झंडी के बावजूद ये नीति अभी तक कागजों पर ही है। हमारी सहयोगी ओएनएतम ने जानने की कोशिश की आखिर इसके पीछे वजह क्या है, दिल्ली सरकार की आनाकानी या फिर कुछ और। ये दिल्ली का एल जोन यानी द्वारका क्षेत्र है। लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंतर्गत इसी इलाके से सबसे ज़्यादा ज़मीन पूल करना है, लेकिन जब लैंड पूलिंग पॉलिसी अनाउंस हुआ था लोगों के बीच काफ़ी उत्साह था। मामला दिल्ली सरकार के पास आके रुक गई क्योंकि पिछले 2 साल से दिल्ली सरकार 184 विलेजेस को अर्बन एरियाज नोटिफाई नहीं कर पाए हैं। इस विलंब की वजह क्या है, आइए बात करते हैं कुछ पॉलिटिशियंस और कुछ एक्सपर्ट्स से। एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है डीडीए का और दिल्ली के अंदर जो अनधिकृत बस्तियां, अनऑथराइज कॉलोनीज का जो एक्सपेंशन हो रहा है, ये जो गोरख धंधा चल रहा है लैंड माफिया का, अनऑथराइज कॉलोनीज बनाने कॉलोनाइजर्स का, वो पूरी तरह फल फूल रहा है। जो प्लान डेवलपमेंट हो सकता है उसकी बजाय दिल्ली की सरकार अनप्लान्ड ग्रोथ को बढ़ावा दे रही है। So what could be the solution? What could be the way forward? सॉल्यूशन ये है कि ये गवर्नमेंट को इस पर अपना लाइन ऑफ एक्शन क्लियर करना चाहिए। इन्होंने क्यों होल्ड किया है, क्यों नहीं चाहते ये दिल्ली में गरीबों को मकान मिले। इस वक्त अड़चन केवल दिल्ली सरकार का जो ये नोटिफिकेशन पेंडिंग है, जो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं उन्होंने कई बार इस बात की घोषणा कर दी है कि वो तैयार हैं, पर हमारी समझ से कोई इतना बड़ा काम नहीं है। शायद दिल्ली सरकार के सिस्टम में थोड़े ज्ञान की कमी है या एक्सपर्ट्स की कमी है। क्यों नहीं वो निजी क्षेत्र से उन एक्सपर्टीज को अपने अंदर लेके आए। पिछले कुछ दशकों में दिल्ली की जनसंख्या 60 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 70 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। अभी यहाँ पर सिर्फ 1.5 करोड़ लोगों के लिए रिहाइश और सहूलियतें हैं। बाकी के लोग झुग्गी बस्तियों और अनाधिकृत कॉलोनियों पर रहने पर मजबूर हैं। ऐसे में लैंड पूलिंग पॉलिसी बेहद अहम हो जाती है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रॉपर्टी इंडिया में हम आपके लिए लेकर आएंगे नवी मुंबई और अंधेरी ईस्ट के इलाकों में कुछ खास रिहायशी प्रोजेक्ट्स।